अब बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के हालात अब भी तनावपूर्ण है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पर, जो आपको दिखाएंगी कि इस समय बांग्लादेश के ताजा हालात किस तरीके के। दरअसल बांग्लादेश में अभी कट्टरपंथी सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भारी संख्या में लोग और कट्टरपंथी वहां पर मौजूद हैं। और ये सारा इसलिए क्योंकि सरकार लगातार वहां की स्थिति को काबू नहीं कर पा रही। मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी, लेकिन अब भी हजारों लाखों की संख्या में जो कट्टरपंथी है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इनका सीधा टारगेट भारत और वहां के अल्पसंख्यक है, जिनको आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भारी संख्या में इस समय वहां पर भीड़ मौजूद है। और ये बांग्लादेश के कुछ अराजकता के हालातों को बयां करती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ढाका में सड़कों पर उतरे हैं हजारों प्रदर्शनकारी। लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अभी स्थिति ठीक है, लेकिन हादी के समर्थकों ने सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में इस समय भीड़ आपको ढाका की सड़कों पर नजर आ जाएगी। सरकार तो दावे जरूर कर रही है, लेकिन अराजकता का माहौल, हालात कैसे हैं ढाका में, ये आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। लगातार कल भी इन समर्थकों ने कई मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस को जला दिया और बताया जा रहा है कि सिंगापुर से हादी के शव को करीबन शाम 6 बजे ढाका लाया जाएगा। उससे पहले वहां के ताजा हालात क्या है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि लगातार वहां पर जो अराजक तत्व है वो लगातार मीडिया हाउसेस को और कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े। प्रणय, देखिए तस्वीरें बयां कर रही है कि सरकार तो दावे जरूर कर रही है कि शांति है, चीजें ठीक हैं, लेकिन अब भी हजारों लाखों की संख्या में वहां पर उनके समर्थक, हादी के समर्थक और कुछ अराजक तत्व भी वहां पर सड़कों पर मौजूद है। बिल्कुल सुमित, आज ही इनफैक्ट कल शाम को ही ये कॉल दिया गया था कि जो शाहबाग का इलाका है, उस शाहबाग के ब्रिज के पास में भारी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हों, वहां प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हों, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जो गृह मामलों के एडवाइजर हैं जहांगीर आलम चौधरी, उनके इस्तीफे की मांग ये भीड़ कर रही है। छात्र आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं, चाहे उसके अंदर एनसीपी के नेता हों, उन तमाम नेताओं के नारों के अंदर और साथ ही उनके सोशल मीडिया पोस्ट को भी आप देखें तो सीधे तौर पर इन तमाम घटनाक्रमों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की एक सोची समझी साजिशन कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ अब जो भारतीय मिशन है उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, खुली धमकियां दी जा रही हैं। यह निश्चित रूप से एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन की स्थिति है, क्योंकि हादी के मामले के अंदर क्या हुआ, उन्हें पकड़ना या उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना, यह बांग्लादेश की सरकार का आंतरिक मामला है। अब बांग्लादेश की सरकार की तरफ से भी अगर आप देखें तो एक चुप्पी बरती जा रही है। ये आरोप या ये जो जो इस तरीके के लांछन है अगर भारत की तरफ लगाए भी जा रहे हैं तो बांग्लादेश की सरकार इन्हें रोकने की बजाय इस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है और यह बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है पढ़े, देखिए प्रोवोकेशन तो किया ही जा रहा है, साथ में ये एक तरीके का सेंटिमेंट को भी डेवलप किया जा रहा है। और शायद आपने जिस तरीके से बताया था कि 12 फरवरी को चुनाव है 2026 में, शायद उसको टालने या फिर उसको दरकिनार करने के लिए भी इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है बांग्लादेश में। संभव है सुमित, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल है। जैसे अभी कुछ देर पहले इंद्रजीत भी बता रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एक फोर्स के तौर पर कौन उभर सकता है, क्योंकि बीएनपी के अंदर संकट यह है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं खालिदा जिया, वो इस समय बहुत बीमार हैं। उनके जो बेटे हैं तारिक, वो इससे पहले कभी बांग्लादेश के नेता के तौर पर खड़े नहीं हुए। वो बीएनपी के नेता जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को एक जो क्रेडिबल सरकार चलाने के लिए, बांग्लादेश को चलाने के लिए एक अनुभवी नेता की जो जरूरत है, वो अनुभवी चेहरा इस समय नजर नहीं आ रहा है। जो नई पार्टियां हैं या जो स्टूडेंट, चाहे नाहिद इस्लाम हो या इस तरीके के जितने भी नेता हैं, ये नेता अभी नए उभरे नेता हैं, ये छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तो और इसी राजनीतिक उथल पुथल और रस्साकशी के बीच में हमको वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब लश्कर तोयबा के लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश जाते हैं, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए लोगों को ढाका के अंदर या बांग्लादेश के अलग इलाकों के अंदर देखे जाते हैं। आपको याद होगा कि इवन राजशाही, जहां पर ये भारतीय मिशन के खिलाफ इस तरीके के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, उस राजशाही के अंदर भी कुछ समय पहले तस्वीरें आई थी कि लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए एक संगठन का जो एक नेता है,
या उनका उसका जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचा था और उसकी जो है मीटिंग्स वगैरह कराई गई थी। तो ये सारा जो गठजोड़ है ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि बांग्लादेश के अंदर आखिर कट्टरपंथियों को इस तरीके से क्यों उभारा जा रहा है। ये इसके अंदर किसी तरीके का कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग नजर आ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पढ़े, मुझे ठीक कीजिएगा, 2021 में जब हमने देखा था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया था, तब भी आईएसआई के चीफ वहां पहुंचे थे, लगातार भारत के खिलाफ एक सेंटिमेंट डेवलप किए जा रहे थे। और अभी भी हम देख रहे हैं 18 महीनों में पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी, लगातार उनके आर्मी चीफ, उनके नेवल चीफ, लगातार कई लोगों के वहां पर जाने का, उनके मुलाकात करने का भी हम एक सीरीज देखते हैं। शायद ये दिखाता है कि पाकिस्तान और आईएसआई लगातार इस रिटोरिक को, इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, उकसा रही है, ताकि भारत का एक और पड़ोसी भारत के खिलाफ खड़ा हो। देखिए सुमित, अगर आप देखें कि पाकिस्तान की कोशिश क्या है, वो 1971 के इतिहास को बदलने की कोशिश करना चाहता है। वो हासिल करना चाहता है जो उसको अभी तक प्राप्त नहीं था बांग्लादेश के अंदर। और बीते 50 सालों से बांग्लादेश के और पाकिस्तान के रिश्तों की स्थिति ये थी, इसमें इस दौरान खालिदा जिया रही हो चाहे शेख हसीना रही हो, लेकिन ना तो पाकिस्तान से सीधे जहाज बांग्लादेश आया करते थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद वो दरवाजा खुल गया। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को बांग्लादेश के अंदर अलग स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता था। उनके लिए अलग डेस्क थी शाहजलाल एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो अब खत्म कर दी गई है। इनफैक्ट वीजा फ्री एंट्री पाकिस्तान दे रहा है बांग्लादेश के लोगों को। बांग्लादेश के साजो सामान के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। पाकिस्तान से सीधा सामान जा रहा है। और केवल यहीं तक मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश की फौज के लिए साजो सामान, हथियार ये देने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ एक जो आप भी जैसा कह रहे हैं कि एक नेक्सस बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हों, दक्षिण एशिया के अंदर सभी देशों के संबंध आपस में अच्छे हों, ये भारत भी कोशिश करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे जो होते हैं, उन संबंधों के बहाने कहीं ना कहीं भारत पर निशाना साधने के होते हैं। और यही जो कोशिशें हैं उनको उभारते हुए इस समय अगर बांग्लादेश की सरकार नजर आती है, क्योंकि बड़ा सवाल सुमित यहां पर यह है कि इस समय वहां पर एक अंतरिम प्रशासक है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ना उसके पास पब्लिक का मैंडेट है। और ऐसे में जिम्मेदारी किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट की यही होती है कि वो वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए। आप नेपाल गए थे, नेपाल में सुशीला कार्की ने सत्ता संभालते ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो केवल अंतरिम है, वो केवल चुनाव करवाने तक वहां रहेंगी, और चुनाव का ऐलान भी जल्दी ही कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश में लग रहा है कि उस डेडलाइन को बार बार टाला जाता है। कई बार तो मोहम्मद यूनुस चुनाव करवाएं जल्दी, इसको लेकर जो बीएनपी जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं। बिल्कुल। एक और बात आपसे जानना चाह रहा था पढ़े, क्योंकि इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान दिया गया हो, क्या उनकी तरफ से स्थिति को देखते हुए कुछ बताया जा रहा है कि आखिरकार जो माहौल लगातार बांग्लादेश में बन रहे हैं उसको लेकर उनकी तरफ से क्या रुख है? देखिए, भारत की चिंताएं निश्चित रूप से हैं और भारत की चिंताएं वाजिब भी हैं सुमित। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, भारत की लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा, सबसे लंबी जो जमीनी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। लेकिन जिस तरीके से चाहे चिटगांव हो, चाहे खुलना हो, चाहे ढाका हो, चाहे राजशाही हो, कई इलाकों के अंदर जिस तरीके से भारतीय मिशंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से खुली भारत विरोधी बातें की जा रही हैं, उनको लेकर चिंता स्वाभाविक है। लेकिन भारत, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला भी है, ये भारत साफ कर चुका है। साथ ही भारत ये भी स्पष्ट कर चुका है कि भारत के जो राजनयिक एक्टिविटीज हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा पढ़े, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ जुनेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं बांग्लादेश से, उनका रुख कर लेते हैं। जुनेद, जो लगातार बांग्लादेश में सारी चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम पिछले 24-48 घंटे में बदला है, उसको लेकर क्या स्थिति है इस समय बांग्लादेश में? जुनैद खान, आपको अब मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे दोबारा से सवाल दोहरा देता हूं कि इस समय के ताजा हालात बांग्लादेश में क्या है, पिछले 24-48 घंटे में जो स्थितियां बदली है उसको लेकर क्या अपडेट है अभी? Yes, जी, this is my time. यस, प्लीज प्लीज आप बोलिए। Shall I start? हाँ जुनैद, आप बोलिए प्लीज। I couldn't hear the presenter. जुनैद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं फिर दोबारा देता हूं कि इस समय जो बांग्लादेश की सड़कों से तस्वीरें आ रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस समय के ताजा हालात क्या हैं, अगर आप बता सके, लगातार किस तरीके का माहौल वहां पर है? Anyone please can give me a cue please? जुनैद तक हमारी आवाज नहीं है जी। You know, after last night, what happened last night? Daily Star, Pratham Alo, and Chayanot has been burnt down, and several Awami League leaders,
ex-leaders, ministers' house also vandalized and burned. जुनेद, After that, today, after the Juma prayer, all the protesters. जुनेद, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो जुनेद, क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं? हमारे दर्शक लगातार हजारों लाखों की संख्या में जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो हिंदी में आपसे जानना, क्या अगर आप हिंदी में थोड़ा सा बात कर सके तो? There was sound problem. I couldn't hear you. I'm just. I'm not very fluent in Hindi. I can speak in English and Bangla. Please proceed then. Please, आप बड़ी. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े। प्रणय, देखिए हम लगातार अब वहां के एक संवाददाता से बात कर रहे थे, पत्रकार से, वो भी बता रहे थे कि कल रात के बाद जो स्थिति हुई, आप अगर दोबारा से हम उस टॉपिक पे आ सके जो आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि जो चीजें बदली है, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या चीजें देखी जा रही हैं, क्या चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, और क्या इसके बारे में पाकिस्तान माफ कीजिएगा, बांग्लादेश हाई कमीशन है उनके कुछ डिप्लोमैट से भी बात की गई है भारत द्वारा? देखिए 2 दिन पहले ही चूंकि जो उस्मान हादी की मौत के बाद में जिस तरीके के बयान वहां से सामने आए थे, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भारत के जो उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा, उनको तलब किया गया था, और उसके बाद से ही ये सारा सेंटिमेंट वहां पर बनना शुरू हुआ था कि इसके अंदर भारत को आरोपी ठहराया जाए, भारत को खराब दर्शाया जाए, भारत को कटघरे में खड़ा किया जाए। और उसके बाद इसको गंभीरता से लेते हुए जिस तरीके के बयान सामने आए थे, भारत ने जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं यहाँ पर नई दिल्ली में, उनको तलब किया था और उनको ये स्पष्ट तौर पर बताया था कि न तो बांग्लादेश की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसके लिए कोई तथ्य दिया गया है, न किसी तरीके की कोई तफ्तीश हुई है, और बिना किसी सबूत के अगर इस तरीके की बातें होती हैं और साथ ही इस तरीके से भारत को टारगेट किया जाता है तो ये कतई ठीक नहीं है। साथ ही भारत ने इस बात को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा था कि बांग्लादेश के अंदर भारत की जितनी भी राजनयिक मिशन है या उनकी जो कार्यवाही है उनको सुरक्षा देना ये बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, या आप जेनेवा कन्वेंशन को देखें तो ये बांग्लादेश की जिम्मेदारी बनती है कि होस्ट होने के नाते वो किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करे। लेकिन यहां जो बड़ा सवाल हो रहा है सुमित, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बांग्लादेश के अंदर रह रहकर उठ रही हैं कि बांग्लादेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ वहां जमा होती है, हिंसा होती है, उग्र होती है, और बांग्लादेश के अपने न्यूज़पेपर्स, बांग्लादेश के अपने पब्लिकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। और ये आपको याद होगा कुछ समय पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ की तरफ से भी बयान आए थे जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई थी। तो ये अंतरिम प्रशासन जो है, ये क्या बांग्लादेश को ठीक से संभाल पा रहा है? ये सवाल भारत नहीं, ये सवाल बांग्लादेश के अपने लोग पूछ रहे हैं कि अगर इसी तरीके की स्थिति है तो बांग्लादेश में चुनाव होने तक कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंसा का ये दौर और ज्यादा बढ़ जाएगा बांग्लादेश के अंदर अगर ये हालात हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रणय, देखिए सारी बातें तो यही है कि आज भी जो भारत के दूतावास है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई चीजों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन एक चीज बहुत कायदे से अगर देखा जाए प्रणय, तो ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से, क्योंकि 12 तारीख को जब स्टूडेंट लीडर को मारा गया उसके बाद से लगातार अब तक ये सारी चीजें अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिरकार वो शख्स कौन थे, वो लगातार उसी समय हादी के साथ क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी रैली में मौजूद थे। हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू भी जुड़ गया। इंद्रजीत, अभी ये सवाल अब भी बाकी है, ना तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, ना ही ये बताया गया कि आखिरकार उन 2 लोगों ने क्यों हत्या की या फिर क्यों इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये सारी जानकारियां शायद छिपाई जा रही हैं। देखिए अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, सही बात है, और एक नैरेटिव बना दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत का हाथ लग रहा है, अवामी लीग की हाथ है। अवामी लीग इस वक्त बांग्लादेश के राजनीति में फिजिकली प्रेजेंट है नहीं। शेख हसीना नई दिल्ली में है, अवामी लीग के जितने भी टॉप लीडरशिप है सब इस वक्त पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। तो उनके समर्थक वहां पे हो सकते हैं, लेकिन उनके समर्थक भी अब बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो अगर निकलेंगे तो वो मारे जाएंगे, उनके ऊपर इस तरह का अटैक्स होगा। तो ये अवामी लीग के ऊपर ये पूरा ब्लेम गेम डालना ये एक आसान कहानी बन जाती है और इससे पॉलिटिकल एडवांटेज भी उनको मिलने लगता है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से आईसीटी का जो वर्डिक्ट था कुछ दिन पहले, उसमें शेख हसीना और उनके सेकंड इन कमांड असदुज्जमान खान कमाल उनको मृत्युदंड दिया गया है। और उसके साथ अभी बांग्लादेश की राजनीति का इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का हालात बन चुका है जहां पे अगर कुछ भी हो उसके लिए अवामी लीग को ब्लेम किया जाएगा या तो भारत को ब्लेम किया जाएगा। ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है ये कोई नई चीज नहीं है,
बांग्लादेश की राजनीति पिछले कई दशकों से जब भी कोई राजनीतिक नेता या राजनीतिक दल उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन हालात जब खराब हो जाती है तब वो इसी को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए इसी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपना वापसी करने की कोशिश करती है। और ये कहा जा रहा है कि जो एनसीपी है या जो स्टूडेंट्स लीडर है कहीं ना कहीं उनका संगठन बन नहीं पाया। चुनाव सामने आ चुका है, जनवरी का महीना और फरवरी, और उसके बाद फरवरी 12 तारीख को चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी लग रहा था कि इन चुनाव से वो भी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि प्रेशर बन रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चुनाव का डेडलाइन घोषणा करे। जो बीएनपी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो चाहती है कि ये चुनाव हो, और बार बार वो ये डिमांड बना रही थी मोहम्मद यूनुस सरकार के ऊपर कि चुनाव का डेडलाइन अनाउंस किया जाए। आपको याद होगा जब मोहम्मद यूनुस खुद लंदन गए और तारिक रहमान से मिले, वहीं पे ये कुछ महीने पहले डिसीजन हो गया था कि चुनाव करवाना चाहिए और चुनाव करवाना पड़ेगा। अब जब फरवरी 12 तारीख का डेट घोषणा हो गई है तो कहीं ना कहीं कुछ जानकारों का ये लगता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, और यही कारण है कि ये पूरे मामले को अब सामने लाया गया है ताकि इसको लेके अराजकता की सिचुएशन को दिखा के चुनाव कहीं ना कहीं डिले हो सकती है बांग्लादेश में, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल हम अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि आखिरकार ये अराजकता का माहौल, ये हिंसक प्रदर्शन क्यों किए जा रहा है और कैसे 12 दिसंबर के बाद से लगातार ये घटनाक्रम बदला। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे हुआ। हादी पर भारत बांग्लादेश में तनाव क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर विवादित बयान देते पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में दिखाया गया, ये सबसे बड़ा था। आप देखिए कि कैसे लगातार 12 दिसंबर को बाइक सवारों ने हादी को गोली मार दी, स्टूडेंट लीडर को, और उसके बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता चला गया। यूनुस सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और यह भी बताया कि आखिरकार कि कैसे लगातार भारत के खिलाफ एक तरीके का सेंटीमेंट क्रिएट किया जा रहा है बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में, और यह भी कि कैसे भारत में लगातार उच्चायुक्तों को भारत में हथियारों को सौंपने के लिए भी कहा गया। और देखिए, आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के दावे को खारिज कर दिया कि वो हथियारे भारत में, क्योंकि ये भी सेंटीमेंट एक तरीके का रेटोरिक एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा था। भारत ने कहा कि अपनी जमीन का इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे।